जीवन और मृत्यु ये दोनों बिल्कुल हमारे आपके हाथ में नहीं है। हम लोग, ये सबसे बड़ा सत्य है जो बखूबी हम आप जानते हैं। लेकिन जो कर्म है वो हमारे हाथ में बिल्कुल है, और अपने कर्मों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से अपने आप का एक अच्छा चरित्र का निर्माण हम आप कर सकते हैं कि कम से कम सामने परिवार से लेके समाज तक या देश विदेश बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम लोग रहें, वो लोग हमारे चरित्र से प्रभावित हों और प्रभावित होके उन चीजों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। ठीक वही ऐसे व्यक्तित्व का ही नाम यहाँ पे लूंगी, रिस्पेक्टेड माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से किया कि वो सिर्फ साधारण पुरुष नहीं के नाम से जाने गए, वो एक महापुरुष के नाम से जाने गए, और साथ ही साथ लौह पुरुष के नाम से, और साथ ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके कर्मों का ही ये फल है। और उससे भी बड़ी चीज एक जरूर इसमें ऐड करके बोलना चाहूंगी कि लोग कभी कभी कहते हैं कि हमने कर्म किया लेकिन फल स्वरूप वैसी चीजें मिली नहीं, तो ऐसा भी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर हम लोग देखें कि सिर्फ कर्म ही नहीं, कभी कभी कर्म करने के बाद रियलिटी है ये, अगर इतिहास या वर्तमान की हम लोग बात करें, यहाँ तक कि इतिहास में भी एक पाएंगे आप, उसमें मैं रिस्पेक्टेड पटेल जी का ही उदाहरण दूंगी कि कर्म तो उन्होंने इतना अच्छा किया कि लोग उन्हीं को पसंद करते थे तब के टाइम में। अगर लोग पसंद नहीं करते तो 15 में से 13 जो वोट मिले वो सिर्फ और सिर्फ पटेल जी के पक्ष में नहीं होते। और नेहरू जी को वोट ना मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री के पद पे जो पूछा जाता है जीके के क्वेश्चन में, हमारे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा, सब लोग उसे ये क्वेश्चन हमेशा आता भी है और सबके जानकारी में है कि पूछा जाता है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो वहां पे नाम लिया जाता है रिस्पेक्टेड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। जबकि वहां पे ये बात सबको पता है कि पटेल जी ही जीते थे, उनको जो वोट है 15 में से 13 उन्हीं को मिले थे, तो प्रधानमंत्री का पद उन्हें ही मिलता। लेकिन कुछ तो डेस्टिनी, लक, भाग्य जरूर है, वरना कर्म से। और वहां के जितने भी लोग थे, हर कोई ये सब कोई जानता है कि पटेल जी कितने लोकप्रिय थे अपने कर्मों से लोगों के बीच में तब के टाइम में। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पटेल जी से रिलेट करेगा, उन्हीं से कनेक्ट करेगा। कुछ बातें हम लोग करेंगे आज के वीडियो में, वो इसलिए क्योंकि 365 दिन में तो हमेशा सोमवार आया, मंगलवार आया, और हर महीने में 1 तारीख 2 तारीख आती ही है। लेकिन ये जो अक्टूबर की 31 डेट है, यानी कि 31 अक्टूबर को हम लोग हर साल नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये जन्म दिवस भी है सरदार पटेल जी का, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। क्योंकि बहुत सारे ये हम आप जानते ही हैं, कहीं कहीं 500, 562, 61, 565 की संख्या में लिखा हुआ है, और मैंने खुद कहीं कहीं पढ़ा है, कहीं 562 रियासतों का नाम लिया जाता है तब के टाइम में, जब भारत आजाद नहीं हुआ तब में इन्होंने। लेकिन यहाँ पे हम अगर 500 की संख्या भी उदाहरण के तौर पे मान के चले कि संख्या चाहे 562 की हो, 61 की हो या फिर 65 की हो, यहाँ पे अगर हम 500 भी मान के चले तो पटेल जी ने अपने टाइम में 500 जो रियासतें छोटी बड़ी बटी हुई थी उनका एकीकरण किया, और इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना गया। और बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने और भी किए जिसकी वजह से उन्हें आयरन मैन के रूप में हम आप आज की डेट में जानते हैं और किताबों में पढ़ा जाता है, और जो सरदार की भी उपाधि उन्हें मिली। तो थोड़ा सा उसी पे हम लोग बात करेंगे, और बच्चों को भी मैं ये जरूर बोलूंगी, थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाहूंगी वीडियो में कुछ भी आगे बोलने से पहले, कि आज हमारे आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें अगर हम देखें, यहाँ पे पटेल जी ने एक बात, उसी पे ये बात मैं कनेक्ट करूंगी। यहाँ पे पटेल जी ने अपनी उनकी कोटेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि पटेल जी ने यही कहा है कि ये जो छात्र हैं, छात्रों की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो शारीरिक और मानसिक एक साथ होनी चाहिए, और शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि छात्रों का मानसिक और शारीरिक विकास के साथ ही साथ मन, आत्मा, शरीर, ये इन सबका विकास एक साथ होना चाहिए। अब आप इस फ्यूचर में इन चीजों को जरा पटेल जी की बातों को कनेक्ट करके देखें कि कितना कनेक्ट कर पा रही है ये जो दुनिया भर की संस्थाएं, चाहे प्राइवेट हो गए या सरकारी हो गए, ये संस्थाएं खुली हैं। तो क्या आज की डेट में, ये 2021 चल रहा है, 2022 में हम लोग बहुत जाने ही वाले हैं, कुछ समय और बचा है, क्या कितनी ऐसी संस्थाओं का हम लोगों ने निर्माण हमें देखने को मिलता है
चाहे वो सरकार के द्वारा हो या प्राइवेट, ये जो हो रहे हैं। और अगर हम पेरेंट्स की भी बात करें तो हम आप सिर्फ एक ही पेरेंट्स भी सिर्फ एक ही भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि कहाँ इंग्लिश मीडियम का स्कूल हमारे बच्चों को अच्छा मिलेगा, कहाँ अच्छी एजुकेशन हो, जहां से निकल के बच्चा मेरा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ अच्छी पोस्ट उसे मिल जाए या वो कुछ कर ले जाए। ऐसी बहुत कम जगह स्कूल मिलेंगे जो मुझे आज भी लगता है कि अगर हम बात करें कि जहां इन सारी चीजों के ऊपर जो पटेल जी ने कहा कि बच्चों का मन का, आत्मा का और शरीर का विकास होता है, जिनसे बच्चों की जो शारीरिक हो गई या मानसिक स्थिति, हर चीज का विकास समय समय पे एक साथ हो, ऐसा बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं, अगर अभिकम की ही बात करती हूँ, अभिकम 7 क्लास में है, बच्चों के, आपके बच्चों के भी अलग अलग सेक्शन हो गए, चाहे 5 में है, 6 में है या क्लास 2 में है। क्लास 2 में है तो 5 लाइन आप पूछ लीजिए बच्चों से, तो क्या बच्चे हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, आज हम आजाद भारत में ये खुली सांस जो 21वीं सदी में ले रहे हैं, उसके पीछे जिन लोगों का योगदान रहा है उनके बारे में हमारे आपके बच्चे कितने जानते हैं। अगर क्लास 2 में है तो क्या 2 लाइन जानते हैं, क्लास 5 में है तो क्या 5 लाइन जानते हैं, क्लास 7 में है तो क्या 7 लाइन जानते हैं। सपोज करके देखिए और रियलिटी पे कनेक्ट करके देखिए, अगर एक क्लास में कई सेक्शन डिवाइड होते हैं, ABCDE, और सेक्शन ए में अगर 50 बच्चे भी हम मान के चले, और अगर कोई टीचर या कोई सडन कोई पहुंचता है और बच्चों से पूछ देता है, सपोज दैट जैसे इंटरव्यूज में ये होता है कि इंटरव्यू किसी ऐसी डेट पे है जिस दिन कुछ है सेलिब्रेशन, तो इंटरव्यूज में भी लोगों से IAS वगैरह में पूछ लिया जाता है कि आज के दिन की कुछ खासियत है क्या, आप लोग जानते हैं। बहुत से इंटरव्यूज अगर आप देखते होंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम्पल। लेकिन आप इस बात की कल्पना करके देखिए कि आज हमारे बच्चों को ये इंग्लिश मीडियम के पीछे जहां हम बच्चे अपने भेज रहे हैं कि यहाँ अच्छी एजुकेशन है, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं महसूस कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है जो मैं शेयर कर रही हूँ, कि कोई क्लास में सडन अगर जाता है या आपके घर पे कोई सडन आ गया और आपके बच्चों से पूछ लिया कि हाँ 31 अक्टूबर है, पटेल जी के बारे में बेटा या बेटी जो भी है कुछ बता पाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप घर में या फिर क्लास में उन 50, एक सेक्शन में अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें से 5 और 10 भी बता पाए तो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन इतने ही बच्चे बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का जो योगदान है वो बिल्कुल जरूरत है, कम से कम हम आप जो पेरेंट्स हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को उन चीजों से अवेयर कराएं और बताएं। बहुत जरूरी है पटेल जी का नाम या भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नेहरू, जितने भी फ्रीडम फाइटर जिनका योगदान रहा है 1947 की आजादी के पीछे, वो जरूर बच्चों को जानना चाहिए। अब स्टार्ट करूंगी थोड़ा सा ये वीडियो जरूर बच्चों को कोशिश की है कि बच्चों के लिए यूजफुल हो। अगर वो कुछ नहीं जानते तो बिल्कुल जान लें कि माननीय जो पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जो जाने जाते हैं, जिनका नाम है, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, वो एक उनका योगदान हमारे भारत की आजादी में बहुत बड़ा था। और ये जो लौह पुरुष उन्हें कहा जाता है उसमें सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन्होंने 500 से भी ज्यादा रियासतों का, जो राजा रजवाड़े, जो कई छोटी बड़ी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था, उसका एकीकरण किया। और जिसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, ये सिर्फ हम पढ़ लेते हैं कुछ लाइनों में कि 500 रियासतों को, 561 रियासतों को एक में किया, एकीकरण किया, भारत में विलय किया, जिसमें से 3 ऐसे थे जिसमें जूनागढ़ का नाम बता दूं, हैदराबाद का नाम बता दूं और एक आपका जम्मू कश्मीर। ये तीनों ऐसे थे कि जिनका विलय करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई, और बाकी तो बहुत सालों महीनों लगे हैं एकीकरण में। ये 1 साल का काम नहीं है, 2 साल से ज्यादा का समय। और लेकिन हाँ, जिसपे काम करने की शुरुआत पटेल जी ने बहुत पहले ही कर दी थी। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगी अंग्रेजों का। ये जो ब्रिटिश लोग थे 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो कहीं ना कहीं से अंग्रेजों को, बच्चों को पता होना चाहिए कि बच्चों को ये बात बताइए कि अंग्रेजों को इस बात की भनक जरूर हो गई थी कि अब भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, अब उनकी नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि उनका एक, ये आप लोगों को याद होगा कि उनकी एक नीति थी कि फूट डालो और शासन करोगी। भले उन्होंने ये
भारत को छोड़ने का पूरा मन बना लिया और छोड़ भी दिया। 47 में देश 15 अगस्त को आजाद भी हो गया, हमारा तिरंगा भी फहरा दिया गया। लेकिन उसके पहले अंग्रेजों ने कोई कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी कि भारत में जो भी है, चाहे वो हैदराबाद हो गया या वो, और यही कारण है कि आप देख पाएंगे कि जिन्ना का प्रयोग करके महमूद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जिन्होंने स्थापना भी की, आज पाकिस्तान हमारे भारत से अलग नहीं होता। ये सारी चीजें उन चीजों के पीछे है। जो बैटन, लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत, जिनको आप जानते हैं कि वो लास्ट, आप अंतिम आप बोल सकते हैं कि वायसराय बने, उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी नीतियां की गई और बहुत कोशिश की गई बाकी अंग्रेजों के द्वारा ही कि भारत में बाकी देश ना मिल सके। लेकिन हाँ, पटेल जी जैसे लौह पुरुष, एक मजबूत इंसान, एक मजबूत व्यक्तित्व हमारे साथ थे, जिन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए। और ये सारी रियासतों को, 500 से भी ज्यादा रियासतों का एकीकरण किया, भारत में विलय किया। और पता हो कि कहीं ना कहीं से तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन वो स्ट्रांगली खड़े रहे एक अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण, और जो उनकी दूरदर्शिता थी उसके कारण, और अपने कूटनीतिक विचारों का प्रयोग करके उन्होंने ये सारे काम किए। और रही बात जूनागढ़ की और हैदराबाद की और कश्मीर की, इसमें भी उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं लगाई। और इसके पीछे भी छोटी छोटी सी कहानी है, जिसमें से अगर मैं बता दूं कि जो जूनागढ़ है, ना जूनागढ़ ही राजी था, ना हैदराबाद ही राजी था कि हमें भारत में विलय होना है, भारत में मिलना है, और कश्मीर भी नहीं, यहां तक कि पाकिस्तान का भी नहीं था। और यही रीजन था। पाकिस्तान वाले में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगी कि पाकिस्तान के लिए जब महात्मा गांधी जी ने जिन्ना से ये पूछा कि तुम क्यों पाकिस्तान को, क्योंकि सारी चीजें की गई थी अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेज बिल्कुल लगे हुए थे सबको भड़काने में कि या तो तुम जाके भारत में मिलो या तो फिर पाकिस्तान, एक अलग पाकिस्तान में जाके मिलो। सीमा उन्होंने एक्ट के जरिए उन्होंने सीमाएं तय कर दी थी कि हाँ, एक भारत की, ये पाकिस्तान की, या अपना खुद का स्वतंत्र का बनिए आप लोग। ये सारी चीजें अंग्रेजों ने कर दी थी और बहुत हद तक कोशिश ये की थी कि भारत में कोई भी रियासत जाके एक ना हो। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा, हमारे भारत भूमि पे ये पटेल जी ने कहा है कि कुछ तो भारत की भूमि में है, कि बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ और आज इस आजाद भूमि पे हम लोग खड़े हैं, आजाद भारत में। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि जिन्ना जब गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने उनसे पूछा भी कि तुम क्यों ऐसा चाहते हो कि पाकिस्तान अलग से बने और ये अलगाव के पीछे लगे हुए हो। क्योंकि गांधी जी ने भी, ये भूलना हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि गांधी जी ने बहुत हद तक शांति का और सत्य की राह पे चल के और बिना किसी खून खराबे के उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारा भारत जो है आजाद हो जाए। और यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि अगर ये बांटने की कोशिश की जाएगी तो पहले मेरी मृत्यु होगी, उसके बाद भारत बटेगा। ये आप पढ़ा हुआ आपने तो जरूर आपको लिखा हुआ मिलेगा किताबों में। और इसके बाद ये बता दूं कि जब जिन्ना से बात हुई, लेकिन नेहरू जी इस बात से बिल्कुल राजी ही नहीं हुए कि हाँ, प्रधानमंत्री, जिन्ना को बनना था प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हालांकि गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा कि तुम भारत के भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, अगर यही बात है तो यहाँ के बनो चाहे वहां के बनो। लेकिन इस बात से सहमति नेहरू जी की बिल्कुल भी नहीं थी और यही कारण है ये प्रस्ताव रखा गया और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो गया। इसके बाद बात आती है जूनागढ़ की और हैदराबाद की। इन दोनों देशों, इन दोनों जगहों की अगर मैं बात करूं और साथ ही साथ कश्मीर की तो जो कंडीशन है वो आज भी आप देख पा रहे हैं। हालांकि तब के टाइम में ये बोला गया है कि कश्मीर में, जब पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कश्मीर को अपने में मिलाने की, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि कश्मीर उनके हाथ से जा रहा है तो उन्होंने अपने सैन्य बल का प्रयोग करके पाकिस्तान वालों ने कश्मीर पे हमला किया। और हमला जब करने की आशंका और इस तरह से चीजें होने लगी, सब निगेटिव होने लगा, कत्ल वगैरह या सैन्य बल का प्रयोग किया जाने लगा, तो कहीं ना कहीं से वहां के उस समय महाराजा थे कश्मीर के हरि सिंह का नाम यहाँ पे लेना चाहूंगी। तो हरि सिंह ने बात की पटेल जी से और वहां पे पटेल जी ने एक शर्त रख दी कि जब आप वहां का जो विलय कराएंगे, अगर भारत में भारत के साथ मिलेंगे तो यहाँ से वो अपने भारत से अपने सैनिक बल को जरूर भेजेंगे। और यही हुआ। उन्होंने प्रस्ताव जो आया उस पे उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। तो ये हो गई कश्मीर के पीछे की कहानी।
इसके बाद मैं बात करूंगी जूनागढ़ की। जूनागढ़ का जो निजाम था वो मुस्लिम था, जो बार बार कहता था कि मैं जूनागढ़ को भारत में मिलने नहीं दूंगा, मुझे पाकिस्तान में मिलना है। वहां पे बहुत स्ट्रांगली पटेल जी ने अपना निर्णय सुनाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ के लोग कहीं नहीं जाएंगे और अगर जाना है, पाकिस्तान जाना है तो आप जाइए। लास्ट में बहुत बात विवाद हुआ और वहां के जो जूनागढ़ के निजाम थे वो वहां अपने परिवार को छोड़ के पाकिस्तान में बस गया और वहां का विलीनीकरण भारत में हो गया। बात आती है अब हैदराबाद की। हैदराबाद के जो राजा थे उनका भी यही कहना था कि हम नहीं मिलेंगे भारत में और ना मिलेंगे पाकिस्तान में, उनका अलग था। लेकिन वहां पे फिर कुछ समय तक जब पटेल जी को लगा कि नहीं, बात अब नहीं बन रही है, बात हाथ से जा रही है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत हद तक सैनिक बल भारत से वहां पे भेजा और वहां पे उस समय बहुत ज्यादा जो सैनिक बल का प्रयोग करके ही वहां का विलीनीकरण भारत में हुआ। और इसके पीछे कहा जाता है कम से कम 90 की संख्या के आसपास जो सैनिक बल थे उनकी डेथ हुई हमारे साइड से और कुछ लोग 100 की संख्या में घायल भी हुए। लेकिन हाँ, जो हैदराबाद के लोग थे वहां कम से कम 700 से 800 सैनिक बलों की मृत्यु हुई। और वहां पे जिस समय ये चलाया गया, इसे पोलो ऑपरेशन का नाम दिया गया। पोलो ऑपरेशन को फॉलो करके और सैनिक बल को का प्रयोग करके पटेल जी ने वहां पे जूनागढ़ का और हैदराबाद का इस तरह से विलीनीकरण भारत में कराया। आप उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व पे ये बोल सकते हैं कि बहुत शांत और शालीन थे, अपनी बातों को रखते थे। लेकिन हाँ, जब बात आती थी कि नहीं, अब यहाँ इस तरह से काम नहीं चलेगा, कि जैसे कि गांधी जी थे कि सिर्फ अहिंसा का मार्ग अपनाना है, लेकिन पटेल जी का यहाँ उनसे मत बिल्कुल भी नहीं मिलता था। और दोनों लोग का जो एक दूसरे के चरित्र से ये लोग प्रभावित हुए, उसमें सबसे बड़ा रोल है, हालांकि विचार दोनों के नहीं मिलते थे, लेकिन जो चंपारण वाला सत्याग्रह हुआ गांधी जी का, जब इंग्लैंड से ये पढ़ाई करके आए तो उनके इस सत्याग्रह से जो किसानों को लेके ही था, काफी पटेल जी प्रभावित हुए। और वहां से आने के बाद वो भारत छोड़ो आंदोलन और इन सारे जितने भी आंदोलन थे सब में उन्होंने अपना एक योगदान दिया। भारत की आजादी में उनका एक योगदान रहा। और इसके बाद रही बात गांधी जी की, जो इनका स्वभाव था पटेल जी का, उनके स्वभाव से और बाकी चीज, गांधी जी तो प्रभावित होते नहीं, वो तो अहिंसा को ही मानते थे। लेकिन हाँ, पटेल जी के द्वारा जो बारडोली वाला सत्याग्रह हुआ, जो आंदोलन हुआ, जो किसानों के लिए ही खासकर था, जिस समय सूखा पड़ा हुआ था और किसानों का जो कर था वो कम से कम 30% और बढ़ा दिया गया। उस समय इन्होंने बारडोली वाला सत्याग्रह शुरू किया और उन्हीं के नेतृत्व में ही हुआ। लीड इन्होंने ही किया उस आंदोलन को और उसमें विजय भी हासिल की और किसानों को करों से मुक्त कराया। और इसके बाद भी उसके बाद ही जस्ट वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी और तब से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने लगा। और ये जो राज्यों का, ये जो राजे रजवाड़े, बहुत सी रियासतें थी, 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी, इनके एकीकरण को लेके इन्हें लौह पुरुष का नाम दिया जाता है। साथ ही साथ एक दो छोटी सी और घटना बताना चाहूंगी इस वीडियो के जरिए पटेल जी की, कि बच्चों को जरूर पता होना चाहिए। पटेल जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने पढ़ाई की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी मैट्रिक पास की 22 साल, 22 की एज में। सोच के देखिए इस बात को, 22 की एज में उन्होंने मैट्रिक पास की। और जो वकालत की बात, उन्हें वकालत करना था, जो उन्होंने इंग्लैंड से किया और वो भी मांगी हुई किताबों से उन्होंने वकालत की। और जब वहां से आए तो जैसे हम लोग कहीं आज की डेट में अगर आप देखिए, हमारी यंग जनरेशन विदेश जाती है, आती है, तो थोड़ा सा पहनावा ओढ़ावा जरूर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो वही चीज पटेल जी के साथ भी हुआ। लेकिन समय के साथ गांधी जी के मिलने के बाद, कम शब्दों में यही बताऊंगी कि गांधी जी के मिलने के बाद जो आंदोलन सारे हुए उनसे प्रभावित हुए और कांग्रेस की पार्टी से जब ये मिले तो धीरे धीरे इन्होंने विदेशी कपड़ों का और बाकी सारी चीजों का त्याग किया और आगे जुड़ गए कांग्रेस से और हर जगह अपना साथ, अपना सपोर्ट, अपनी कूटनीति विचारों से भारत को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। यहाँ तक कि उनके बारे में एक बात और मैं बताना चाहूंगी जो मैंने पढ़ी है, कि कहा जाता है कि बहुत स्ट्रांगली जो वो डिसीजन लेते थे तो वो सही बात है। क्योंकि एक बार कहा जाता है कि जब वो वकालत के द्वारा भी वो काफी लोकप्रिय हुए। इस बात को भी जानिए आप लोग कि बहुत ऐसे केस होते थे कि लगता था कि नहीं, जीतने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो केस पटेल जी के द्वारा जीते गए। इसलिए भी वो लोगों के बीच, लोक
लोकप्रिय हुए। आगे ये भी बताना चाहूंगी कि एक बार वो एक व्यक्ति का जब केस चल रहा था, लड़ रहे थे, और उसी समय 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई किया। 33, आपको मैं बता दूं कि 33 वर्ष की उनकी आयु थी जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। और इस बात की खबर उन्हें तब लगी जब वो एक व्यक्ति का केस लड़ रहे थे। लेकिन उस समय जो प्राथमिकता उन्होंने दी वो उस खबर को ना देके, जो उनकी पत्नी से रिलेट करके थी, उनकी मृत्यु से रिलेट करके थी, उस बात को प्राथमिकता ना देते हुए अपने काम को प्राथमिकता दी। जो वो केस लड़ रहे थे कि हाँ ये अभी भी मेरे हाथ में है करना, मुझे ये करना चाहिए, उस चीज को जो जाने वाला था वो तो चला गया। तो वहां पे उनका ये बहुत बढ़िया ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप महसूस कर सकते हैं कि ऐसा होने के बाद भी उस केस को लड़ा और जीत हासिल की। और ऐसे जीवन में बहुत सारे उनके ऐसे फैसले हैं। और सबसे बड़ा फैसला मैं ये भी बोलना चाहूंगी, अगर आज की राजनीति, आज की जो पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अपने प्रधानमंत्री के पद का त्याग इस तरह से कर दे जिस तरह से पटेल जी ने किया। ये बहुत बड़ी बात है जिससे सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान नहीं, बहुत सारे पॉलिटिशियन, राजनेता जो है वो लोग भी सीख सकते हैं उनके व्यक्तित्व से। और सबसे दुख की बात जो पटेल जी की है वो ये लगी कि उनके मृत्यु के, उनके निधन के कम से कम 41 साल के बाद उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। आप सोच के देखिए। और उसके बाद 2018 में उनकी मूर्ति बनाई जाती है। खैर ये तो मूर्ति बन गई काफी बड़ी, जिसके बारे में मेरे पास वीडियो मैंने छोटा सा डाल रखा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से, जिसे हम आप आज जान रहे हैं, जिसका निर्माण 2018 में किया गया है। जरूर वो वीडियो भी देखिएगा। और भी जो छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो आप बच्चों को 4 लाइन 5 लाइन में चाहते हैं बताना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में या राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में, बच्चों को जरूर बताइए। लास्ट में वीडियो के अंत में सिर्फ यही बातें बोलूंगी कि आज भी कहीं ना कहीं हमें हमारे बच्चों से चर्चाएं करनी चाहिए इन व्यक्तित्व के बारे में। कम से कम एक कहानी के रूप में जरूर सुनाना चाहिए, इजी सरल शब्दों का प्रयोग करके, कि हमारे आपके बच्चे जाने तो सही कि हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, या फिर और भी फ्रीडम फाइटर किनका कितना योगदान रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने किया, जो अपने पद का त्याग किया और नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी की बात का मान रखा, सम्मान किया और अपना जीता हुआ पद नेहरू जी के हाथ में दे दिया। बाकी तो आगे कहने को बहुत कुछ है, फिर कभी वीडियो बनेगा इससे रिलेट करके तो जरूर शेयर करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो का एंड करूंगी और यही कामना करूंगी कि भविष्य में जरूर ऐसे स्कूल का, जरूर ऐसी संस्था का निर्माण हो जहां हमारे बच्चे, ये जो हम पेरेंट्स है सिर्फ इंग्लिश मीडियम इस तरह का नहीं, जो अंदर की एजुकेशन है, सारी चीजें हैं, बच्चों के व्यक्तित्व का जो निखार है, जैसा कि पटेल जी ने कहा कि शारीरिक, मानसिक, शरीर, आत्मा, मन, हर चीज का विकास साथ साथ में हो, ऐसे संस्था की कामना करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।